तो ये बुक आप सबके पास में आई गई होगी, कल ग्रुप हो गई थी, तो मानव भैया व्यवहार मुझे बस ये पूछना था, ये भाग एक का क्या मतलब है? मतलब दूसरा भाग कर्म दर्शन है या हाँ क्या जी, है? हाँ जी। तो ये पूरा दर्शन जो है ना, इसको 4 भाग में लिखा गया है। तो व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन और अनुभव दर्शन, ऐसा करके 4 पुस्तक हैं दर्शन। फिर 3 पुस्तक वाद की हैं, 3 पुस्तक शास्त्र की हैं। इस तरह से 10 कोर बुक्स में है। तो उसमें से जो दर्शन वाला भाग है, उसका ये भाग 1 है, ऐसा कह रहे हैं। है ना? जी। कर्म दर्शन पढ़ेंगे तो उसपे भाग 2 लिखा होगा, अभ्यास दर्शन पढ़ेंगे तो उसपे भाग 3 लिखा होगा, अनुभव दर्शन पढ़ेंगे तो उसपे भाग 4 लिखा होगा। ये विकल्प मोस्टली अपनी अपने जो उनके बचपन से प्रश्न थे और जो उन्होंने ऑब्जर्व किया और फिर उनकी अपनी जर्नी जो थी, इसको इन्होंने इस तरह से हर पुस्तक के शुरू में लिखा है ना? तो जहाँ ध्यान आ रहा है, चाहे जीवन विद्या एक परिचय में भी और अध्ययन बिंदु के शुरू में भी ये था। तो हाँ, हर पुस्तक में इसको दोबारा-दोबारा पढ़ें, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं लग रही है। आप लोग स्वयं इसको पढ़ा है पहले भी, हमने इकट्ठे एक बार, और अभी जब मन हो दोबारा भी पढ़ते रहें। कुछ कभी भी प्रश्न बने तो हम ये शुरू के 10-15 मिनट लगाते हैं, उनमें हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। ये यहाँ से जो है, ये शुरू के 2-3 सेक्शंस हैं ऐसे, जो कि चैप्टर नहीं है अभी, लेकिन चैप्टर से प्रीफेस टाइप का है। तो एक काम करेंगे, इसके ऊपर भी हम ज़्यादा समय नहीं लगाएँगे, लेकिन बाबा जी ने लिखा है तो इसको एक बार पढ़ लेंगे। तो ये मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व जो हैं, इसमें कुछ 30-40 पॉइंट्स हैं। देख लेते हैं कितना है, ठीक है? उसके बाद में लेखकीय है ये, 1.5 पेज का, ये भी आदरणीय नागराज जी ने खुद लिखा है। ये ये संदेश भी ऐसा 1.5 पेज का है, ये है। और फिर ये कुछ मूल बिंदु हैं, ये भी 1.5 पेज का है। एक कृतज्ञता है, इसको लिखा है, ये 1 पेज का है। इसके बाद में इंडेक्स आकर के एक्चुअल में चैप्टर शुरू होंगे। तो हम ये पहले वाला जो सेक्शंस है, मतलब आई हैव अ फीलिंग कि बाबा जी ने लिखा है तो इसको हम स्किप ना करें, एक बार पढ़ ज़रूर लें, है ना? आवश्यकता अनुसार जितना समय लगाने की ज़रूरत होगी उतना लगा। तो यहाँ से हमने, ये तो विकल्प चल रहा था, इधर से हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, जो भी 30-40 पॉइंट है, 3-4 पेज। कौन पढ़ना चाहेंगे? पढ़ लेता हूँ। पढ़िए रजत भाई। उद्घोष, जीने दो और जियो। मंगल, भूमि स्वर्गातम यातु मानवो यातु देवातम, धर्मो सफलताम यातु, नित्यम यातु शुभो शुभोदयम। भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म अनुभव ज्ञान। सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, सत्ता व्यापक में संप्रक्त जड़ चैतन्य इकाइयां अनंत। व्यापक पारगामी व पारदर्शी, सत्ता में संप्रक्त सभी इकाइयां रूप गुण स्वभाव व धर्म संपन्न, त्व सहित व्यवस्था समावस्था में भागीदारी के रूप में है। सिद्धांत श्रम गति परिणाम। उपदेश जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो। स्थिति स्थितिपूर्ण सत्ता में संप्रक्त स्थितिशील प्रकृति, सह अस्तित्व नित्य वर्तमान। प्रमाण अनुभव प्रयोग। अनुभव ही प्रमाण परम, प्रमाण ही समझ ज्ञान, समझ ही प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ही समाधान कार्य व्यवहार, कार्य व्यवहार ही प्रमाण, प्रमाण ही जागृत परंपरा, जागृत परंपरा ही सह अस्तित्व। यथार्थ ब्रह्म सत्य, जगत शाश्वत, ब्रह्म सत्ता व्यापक, जीवन पुंज अनेक, जीवन पुंज में अविभाज्य आत्मा, बुद्धि चित्त वृत्ति मन,
जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव का वैभव, ईश्वर अनेक, मानव एक, कर्म अनेक, भूमि यानी अखंड राष्ट्र एक, राज्य अनेक, मानव धर्म एक, समाधान अनेक, जीवन नित्य, जन्म मृत्यु एक घटना। वास्तविकता, सहअस्तित्व में विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति, जागृति पूर्वक अभिव्यक्तियां, समझदार मानव परंपरा। ज्ञान, सहअस्तित्व में जीवन ज्ञान, सहअस्तित्व की अस्तित्व, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, अनुभव ही ज्ञान। अनुसंधान, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। आधार, सत्ता में संप्रक्त प्रकृति यानी सह अस्तित्व। प्रतिपादन, भौतिक रासायनिक प्रकृति ही विकास क्रम में है, परमाणु ही विकसित रूप में चैतन्य इकाई है। चैतन्य इकाई अर्थात जीवन की जागृति पूर्वक मानव परंपरा में अखंड सामाजिकता, सहज प्रमाण, सतर्कतापूर्ण मानवीयता, देव मानवीयता एवं सामाजिकता, सजगता पूर्ण दिव्य मानवीयता, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता एवं आचरण। सत्यता, सत्ता में संप्रक्त प्रकृति ही दृश्य, प्रकृति नियति ही व्यवस्था, व्यवस्था ही विकास एवं जागृति, विकास एवं जागृति की ही सृष्टि है। नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म, धर्म ही सत्य, सत्य ही ऐश्वर्य, सहअस्तित्व, ऐश्वर्य ऐश्वर्य अनुभूति की ही आनंद, आनंद ही जीवन, जीवन में नियम है। भ्रमित मानव ही कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र है। जागृत मानव कर्म करते समय तथा फल भोगते समय स्वतंत्र है। मानव शरण, अखंड सामाजिकता, सार्वभौम व्यवस्था यानी सहज प्रमाण परंपरा। मानवीय व्यवस्था, मानवीयता, मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। व्यक्ति में पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। समाज में पूर्णता, सर्वतोमुखी समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, सहज प्रमाण परंपरा। राष्ट्र में पूर्णता, कुशलता एवं निपुणता एंड पांडित्य। अंतरराष्ट्र में पूर्णता, अखंड राष्ट्र। मानवीय संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था में एकात्म सार्वभौमता। मानव धर्म, सुख शांति संतोष एवं आनंद। धर्म नीति का आधार, तन मन तथा धन रूपी अर्थ के सदुपयोग हेतु व्यवस्था। राष्ट्र नीति का आधार, तन मन धन रूपी अर्थ की सुरक्षा हेतु व्यवस्था। अनुगमन और चिंतन, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण से महाकारण। जागृति का प्रमाण, अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से देव मानवीयता, देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता। मांगल्य, जीवन मंगल, उदय मंगल, समाधान मंगल, अनुभव मंगल, जागृति मंगल। सर्व मांगल्य, मानव के चारों आयाम यानी कार्य, व्यवहार, विचार व अनुभूति, पांचों स्थितियां, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्र तथा 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में विषमता, सामरस्यता एवं एक सूत्रता। महामांगल्य, सत्यानुभूति, जागृति यानी ब्रह्म मुक्ति, उपलब्धि, सहअस्तित्व में स्थापित मूल्यों, अनुभूति, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, सहज प्रमाण, यही सर्व शुभ, ब्रह्म मुक्ति और नित्य जागरण। शिक्षा में पूर्णता, चेतना विकास, मूल्य शिक्षा, कारीगरी यानी तकनीकी शिक्षा, परंपरा में संपूर्णता, मानवीय शिक्षा संस्कार, मानवीय संविधान, मानवीय परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था। बढ़िया भैया, थैंक यू। रुक जाते हैं यहाँ पे थोड़ा। तो ये इसको जो है आदरणीय नागराज जी ने इनको मूल तत्व के रूप में हेडिंग देके ये कुछ 31 पॉइंट जो है इनको लिस्ट किया है। इनमें से
कई चीज़ों की हमारी बातचीत पहले भी हो चुकी है। आपका देखते-देखते कुछ प्रश्न बन रहा हो तो बताएँ? ये वाली चीज़ जैसे सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, है ना? ये ये एक मूल बात है, मतलब इसके ऊपर हमने पहले लगाया है। व्यापक जो है वो पारगामी व पारदर्शी है, सत्ता के रूप में उसको कह रहे हैं। उसमें सभी इकाइयाँ अपने रूप, गुण, धर्म, स्वभाव के साथ में है, व्यवस्था में भागीदारी करते हुए के रूप में दिखती हैं हमको। सिद्धांत क्या है? श्रम, गति, परिणाम। ये जो है पुस्तक के शुरू में भी इसको इम्पोर्टेंस देते हुए आदरणीय नागराज जी ने लिखा है, एक बार हम देख लें उसको। यहाँ पर भी जो है सिद्धांत जो है क्या कह रहे हैं? श्रम, गति, परिणाम। तो फर्स्ट मतलब पुस्तक का भी जो हेडिंग है उसमें भी इसको श्रम, गति, परिणाम, इसके ऊपर भी हमने बात पहले कई बार कर चुके हैं कि हर इकाई हमको श्रम करती, क्रियाशील है तो शीलता को ही श्रम के रूप में पहचान रहे हैं पूरी। उस श्रम के कारण उसमें गति, जो श्रवण भैया ने भी पिछली बार ही बताया था कि गति को हम बदलाव के रूप में देख सकते हैं। उसकी जो भागीदारी है, उस भागीदारी के फलस्वरूप बदलाव रहता है। तो श्रम हो रहा है, बदलाव हो रहा है और उस बदलाव के कारण कुछ परिणाम निकलता है, कुछ रिजल्ट आता है। तो इवेंचुअली देखें तो मानव जाति जागृत हो जाए, मानव जागृत हो जाए, इस परिणाम की प्रकृति इंतजार कर रही है। प्रकृति ने अपना काम बड़े अच्छे से कर लिया। पदार्थ अवस्था ने, प्राण अवस्था ने, जीवावस्था ने, और जीवावस्था के बाद में प्रकृति के ही श्रम से रचना हुई है ना? इस धरती प्रकट हुआ, उसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं ना? मानव इस धरती पे प्रकट हुआ, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। मानव जागृत होगा, मानव समझदार होगा या नहीं होगा, इसमें हमारी योगदान होगा, इसमें हमारी भागीदारी है ना? मानव के प्रकट होने में कोई भागीदारी नहीं है हमारी, ये प्रकृति के श्रम से हुआ है। तो अब जो काम होना बाकी है परिणाम में, वो क्या है? वो अपना जागृत हो, ये जो है इसको हम श्रम, गति, परिणाम को थोड़ा-सा इस तरह से हम रिवाइज़ करते हुए देखें। ठीक है? संजीव भैया, जो पहला बताइए। उद्घोष है, जीने दो और जियो, हाँ जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हम बोलते हैं जियो और जीने दो। बिल्कुल तो ठीक है। हम्म, तो इसमें भैया जो है ना एक ध्यान दिलाने वाली बात जो है वो सह अस्तित्व की दिलाने वाली बात है ना? तो सह अस्तित्व में सब कुछ फ्लरिश करे ऐसा हम चाहते हैं। जहाँ-जहाँ हम व्यवस्था देखते हैं, जैसे कि मैं कई बार इसको सोचता हूँ तो मैं ऐसा देख पाता हूँ कि हम परिवार में भी रहते हैं, है ना? अपने बच्चों के साथ में हैं, अपने मम्मी-पापा के साथ में हैं, भाई-बहन के साथ में हैं, पति-पत्नी है। तो तब जियो और जीने दो आता है या जीने दो और जियो आता है? हम पहले उनको रखते हैं अपने आगे। एग्जैक्टली, है ना? तो जहां पर भी हमारी अवधारणा में हमारा ध्यान भी ना जाए, लेकिन जहां पर भी हम एक व्यवस्था के स्वरूप को पहचानते हैं, वहां पर जीने दो और जियो वाली ही पॉलिसी को अपनाते हैं, हम्म, है ना? यही सह अस्तित्व है। यही इसको हम घर में जब हम व्यवस्थित रूप से घर को देख पाते हैं, जहां जहां पर घर व्यवस्थित है, वहां पर इसको जीने दो और जियो के रूप में ही देख पाते हैं। नहीं तो जियो और जीने दो में क्या रहता है, ऐसा ऐसा होता है, हमें जियो और जीने दो वो गलत कहा, लेकिन कहीं पे किसी तरीके से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, कहीं पे प्रायोरिटीज गलती से भी बदल ना जाए, तो जियो और जीने दो में कहीं ऐसा ना लगे कि पहला काम जियो है फिर जीने दो, हम्म, है ना? कहीं गलती से भी ऐसा ऐसा भ्रम ना आ जाए। तो तो ये हम देख पाए कि जहां जहां हम व्यवस्था के स्वरूप में प्रस्तुत होते हैं, जहां जहां हमने व्यवस्था स्वीकारी है, वहां पर जीने दो और जियो ही चलता है। ठीक लग रहा है इतना? मतलब डिफरेंट है, कन्वेंशनल अप्रोच हाँ से हाँ, ये चीज बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई अगर आप ही नहीं जी रहे हैं, जो फॉर एग्जांपल जो हम एयरलाइंस में जो हम सुनते हैं अनाउंसमेंट कि भाई हम्म। पहले अपना मास्क लगाएं, हाँ 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 उसके बाद किसी की मदद करें। तो हाँ जब हाँ। आप खुद ही नहीं हैं तो आप किसी देंगे। तो हम्म। आई थिंक
it's a different kind of हाँ ठीक है, लेकिन मतलब जिसे कहते हैं कि एक ये हम दोनों एंगल्स को देख पाए, मतलब वो जियो और जीने दो ही ओनली पॉलिसी लेके चलेंगे तो उसकी भी कमियां जो है हम स्वार्थ के रूप में काफी बार देख पाते हैं। तो जहां से हमारी ये बात शुरू हुई थी, परिवार में हम लोग स्पष्टता देख पाते हैं। जियो जीने दो और जियो के हिसाब से हमारे ज्यादा काम रहते हैं, बस उसी को ही अगर हम व्यवस्था के रूप में देखें तो उसका एक्सटेंशन समाज और प्रकृति के साथ में भी जब होगा तो इस तरह से देखें। ये जो मास्क लगाए वाला भैया जो घोषणा हाँ है अरे ना, भैया स्वागत है भैया। स्वागत है। नहीं मैं तो जुड़ा हूँ जब से पठन अच्छा शुरू हुआ है। अच्छा ये जो मास्क लगाने वाला भी उदाहरण है, ये भी आप देखिए हम मास्क क्यों लगा रहे हैं, अपने लिए या सभी लोग लिए? तो ये भी जीने दो और जियो को ही बता रहा। अगर मतलब मास्क अनिवार्य इसीलिए किया ही जा रहा है कि बीमारी न फैले। तो आप देखिए इसमें बीमारी न फैले, मतलब चूंकि ये सिम्टमिक मरीज है, किसको क्या बीमारी पता नहीं, इसलिए सब मास्क लगाए। मतलब बीमार लगाए तो सबसे अच्छा है ना, नहीं बीमार लगाया है और बीमार नहीं लगाया ऐसा कहा जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो इसलिए भी कहा जा रहा आप अपना अपना लगाएं, मतलब आप तो फैलने से रोके। शरण भैया ने इसको वो कोरोना वाले मास्क से लिंक किया, मेरे को लगता है रजत भाई ऑक्सीजन वाले मास्क की वो बात कर फ्लाइट वाले मास्क की बात कर रहे थे। हाँ जी, अच्छा फ्लाइट का कह रहे थे, मैं फ्लाइट ऑक्सीजन सुन नहीं वाले, पाया। हाँ नहीं कोई बात नहीं, तो उसमें भी भैया वो बात जो है वही निकल कर आएगी अच्छा। कि भैया ध्यान ना सर्व शुभ की तरफ रहे, ये जो है वो इसका मेन मुद्दा है। तो सर्व शुभ की तरफ जब ध्यान रहता है, जब अपने परिवार की व्यवस्था को भी देखें तो मैं ठीक रहूं ताकि परिवार में अपनी भूमिका निभा पाऊं, है ना। तो इतना ध्यान रखते हुए अपना भी ध्यान रखना है ना, अपनी भूमिका ध्यान में रहे। मतलब ये अभी क्या है भैया, ध्यान लोग रख रहे हैं, पूरा समाज ध्यान अपना रख रहा है, भूमिका की तरफ ध्यान नहीं। अव्यवस्था में भूमिका भूल जाते हैं, परिवार में हमको फिर भी अपनी भूमिका की तरफ ध्यान रहता है। तो हमें लगता है कि हम जीने दो और जियो के हिसाब से। भैया जैसे क्या है ना, ये फ्लाइट में मास्क जो ऑक्सीजन का भी है, इससे भी देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर नहीं ठीक से लगाया और कोई प्रॉब्लम हुआ तो लेके पूरा जो वो मतलब एक जो संस्था जो उसको उड़ान कर रही। जैसे अब घर से क्यों डरते हैं लोग? घर में मरने से इसलिए नहीं डरते हैं कि मैं मर जाऊंगा, बल्कि ये डरते हैं मेरे न होने से मेरा परिवार, मेरा ये सारी चीजें और सब कुछ कैसा सफर करेगा। मतलब मैं जो देखा हूँ ज्यादातर लोग इसके कारण नहीं डरते हैं मरने से। अरे ये तो इसी उम्र में चले गए, हाँ अब तो ये तो इसी उम्र में चले गए, उसके पीछे परिवार का क्या होगा। तो सारे लोगों के मानसिकता में ये है। तो एक्चुअली जीते समय तो हमको ये ध्यान ही, मतलब जीने देना ही जीना है, सबके जीने देने में हमारा समाया हुआ है। यहाँ पर एक भाषा दे दिया गया और ये जीने दो और जियो है, सूत्र वाक्य है। तो यहाँ ये उसके विरोध में उल्टा नहीं लिखा गया, ये भी स्पष्ट हो, क्योंकि बहुत सारा मैं देवघर में शिविर लेने गया था और वो शिविर जैन मंदिर में ही था, हमारे रहने का इंतजाम भी जैन मंदिर में ही था, और वहीं पे हमने सूत्र बोल दिया, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसका समीक्षा कर। तो लोग बोले नहीं ये तो जैन धर्म के विरुद्ध है। तो हमने कहा देखिए धर्म के विरुद्ध की बात नहीं हुई है। जब गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी घूमती है और सूरज स्थिर है, तो ईसाई बाइबिल के विरुद्ध थोड़ी बोला था, वो तो जो सही था वो बोल दिया था। तो जहां जो चीज बोली गई है उसमें भाई, पहले तो बुलेट चलती थी, एचडी चलती थी, एचडी में 2-2 साइलेंसर होते थे, इतना सारा तेल पीती थी, लेकिन आदमी धीरे धीरे आकर के आज हीरो होंडा पे आया, अब वो आवाज भी कम करती, तेल भी कम पीती। मतलब ये सुविधाओं के क्षेत्र में तो ऐसे बदलाव को स्वीकारा है, लेकिन जो वाक्य लिखा गया है उसको एक बार इस अर्थ को भी समझ ले, उस अर्थ को भी समझ ले, उसमें जो लाइन लिखी गई है वो इसी अर्थ से मैच करती हो तो ऐसा ठीक रहता। में यहाँ नहीं लिखा गया है, जैसा देखा गया वैसा लिख दिया गया। जी भैया, ये यहाँ पर ना हम लोगों ने जो पहले सेशंस किए थे, मेरे को याद नहीं है रजत भाई आप तब थे या नहीं थे, तो एक यहाँ पर ना हम लोग सेशन करते हैं, उस सेशन का टाइटल ही रहता है शब्द अर्थ वास्तविकता, है ना। इंग्लिश में बोले तो वर्ड मीनिंग रियलिटी। तो ना काफी बार शब्दों में अटक जाते हैं। अब हम लोग मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं इसकी बात नहीं, पास के समाज को देखें, है ना, बड़े लेवल पर देखें तो शब्दों
से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। तो शब्द का कुछ अर्थ रहता है और वो किसी रियलिटी की तरफ इंडिकेट करता है। हमें वो रियलिटी समझ में आ जाए, ये महत्वपूर्ण है ना? शब्दों में या भाषा में फंसकर या अटक कर या विवाद में ना रहे। तो यहाँ पर मतलब वो रियलिटी जो है वो क्या कह रहे हैं, सर्व शुभ के लिए बाकी सबका बने रहना भी आवश्यक है और मुझे अपनी भूमिका निभानी है, उस भूमिका को निभाने के लिए मेरा भी बने रहना आवश्यक है ना? ये टोटल सी बात लगती है, ये बात अपने आप में ठीक भी है। तो ये ना मिस हो जाए, बस इसको देखें, शब्द कुछ भी यूज कर लिया जाए ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जीने जियो में जैसे जियो पहले आता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग ये लगा कि कहीं जियो पे ही प्रायोरिटी ना हो जाए, तो इसको दूसरे एंगल से भी दिखा दें। तो इतनी बात है, इतना लेंगे आगे। भैया इस बात से ऐसी ध्यान आ रहा था कि जो फ्लाइट में होता है वो आपके जिंदा रहने पे बेस्ड होता है और जो यहाँ पे बात हो रही है वो जीने की बात हो रही है। तो मेरे को ऐसे ध्यान गया कि ये दोनों डिफरेंसेस हैं इनमें। ये भी ठीक है जी। बढ़िया। हाँ जी, मुझे ये लगता है भैया, बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। मुझे ये लग रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा है। जीने दो और जियो। दूसरों को जीने का देने का मतलब है कि उनको खुश रखो, प्रसन्न, घर में वातावरण बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, दूसरे का ध्यान रखेंगे तो हम स्वयं खुद ही खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे। तो हमारी आधी जो परेशानियां हैं जीवन की वो सुलझ जाएंगी जब हम दूसरों के हित का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हित के ऊपर ज्यादा जोर दिया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जीने दो को प्रायोरिटी दो तो जिएंगे हम अपने आप ही स्वयं। अगर हम केवल अपने यहाँ पर बचाव की रक्षा करने की बात नहीं आ रही, पर दूसरों को सुख देने की बात आ रही है। बढ़िया बढ़िया। मुझे ये लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है जी, तो ये सिद्धांत तक हो गया हमारी बात, उपदेश हो गया, जाने हुए को मान लो, माने हुए स्थिति पूर्ण में संप्रकृति सहअस्तित्व नित्य वर्तमान। ठीक है, इनमें कुछ प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे और फिर मेन चैप्टर की तरफ भी कोशिश करेंगे कि पहुंचे। कुछ प्रश्न हो तो रखें शरण भैया, कुछ इम्पोर्टेंट है या हर पॉइंट को जितना जितना रखना है आप बताएं। भैया मुझे एक चीज पूछनी थी, जो ये मांगल्य है इसमें जीवन मंगल, उदय मंगल, मतलब उदय मंगल क्या होता है? क्योंकि जीवन की बात हो रही है, समाधान की, अनुभव की, जागृति की, तो ये उदय क्या हो रहा है? मतलब वो भी समाधान ही होता है ना, उदय होना। शरण भैया पॉइंट नंबर 26 जी। तो ये सब जो मतलब जो जागृति का प्रमाण आएगा वो मंगल के रूप में आएगा, तो जीवन मंगल होगा। तो जीवन का मंगल, जीवन मंगल का मतलब ये हो गया कि जी, किसी की आवाज आई है? नहीं, मैं क्रिया जीवन मंगल का मतलब, हाँ, जीवन मंगल का मतलब ये हो गया कि जीवन क्रिया जो है वो मतलब एक तरह से क्रिया पूर्णता, एक अनुभव संपन्नता को कह रहे हैं, उससे उदय के तो फिर हर तरफ समाधान होगा, ऐसी बात कही जा रही है। और फिर उसके आगे अनुभव मंगल और जागृति मंगल। एक्चुअली अगर इसको मतलब सीधा सीधा देखें तो जो मानव के लिए, तो मानव पहले तो जीवन है, मतलब अगर पहले स्वीकारेगा तो ये स्वीकारेगा कि जीवन है। दूसरा क्या स्वीकारेगा? जीवन में उदय होना है। क्या उदय होना है? समाधान का उदय होना है, यानी समाधान होना है। समाधान होने को क्या बोलते हैं? तो अनुभव बोलते हैं। अनुभव के बाद का कार्यक्रम क्या होता है? तो अनुभव हो जाने को ही जागृति बोलते हैं। तो एक जीवन में मतलब एक मानव जो है, जो मूल रूप में जीवन है, शरीर को चलाता है, उसमें ये क्या क्या मंगल है? तो एक तो जीवन है, दूसरा वो जीवन उदय होना है यानी जागृत होना है, मतलब जागृति की तरफ है, उदय की तरफ मतलब जहां है उस उदय बोलते हैं। और इसमें उदय होगा तो क्या होगा? समाधान होगा। समाधान होने के स्वरूप को अनुभव बोलते हैं, स्वरूप को जागृति बोलते हैं। यही मंगल होना है। जी भैया, धन्यवाद।
भैया 24 वाला पॉइंट भी बता दीजिए, और एक 14 में कुछ पूछना था, तो पहले 24 क्योंकि है वो बात कर सकते हैं। अब इसी के आगे वाला जो सर्व मांगल्य देखेंगे ना, कि अगर सभी में मांगल देखना हो तो क्या होगा, तो चारों आयाम यानी कार्य, व्यवहार, विचार, अनुभूति, पांचों स्थितियां, व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और 10 सोपानी परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। जी जी दीदी आप बोले थे 34 नंबर ना, 34 अनुगमन और चिंतन। अनुगमन मतलब अनुसार जाना, मतलब किसके अनुसार चलना है, और चिंतन में क्या आएगा, यानी जो ये जड़ संसार है और मेरा शरीर भी जड़ है, इसको ठीक है। तो यहाँ से हमारा अध्ययन किधर की तरफ जाएगा, चिंतन किधर की तरफ, सूक्ष्म की तरफ। तो ये जो 3.5 जो 4.5 क्रिया है ना, यानी मन और वृत्ति को सूक्ष्म क्रिया बोलते हैं। चित्त और बुद्धि को जो है वो मतलब ये 4.5 क्रिया को सूक्ष्म, उसके बाद बोध से अनुभव तक को कारण बोलते हैं, और फिर व्यापक को महाकारण बोलते हैं। सारा चिंतन मन है किधर की तरफ। तो अभी हम जो ये जड़ बोलते हैं, उपयोग करने के लिए सूक्ष्म की ओर गति, यानी अपने में अध्ययन के साक्षात्कार, बोध और अनुभव के लिए। ठीक है, तो मतलब ये जो 4.5 क्रिया है उधर की तरफ, मतलब आशा, विचार, इच्छा की तरफ। अगर सीधा सीधा इसको आशा, विचार, इच्छा का नियोजन किस में करना है, कारण की तरफ, यानी बोध और अनुभव की तरफ। अच्छा, बोध और अनुभव तो का व्यापक अनुभव, तो और अनुभव पूर्वक फिर बोध और चिंतन, और चिंतन पूर्वक हमारा सारा इच्छा, विचार, आशा, विचार, आशा के अनुसार ये सारे दुनिया को फिर हम देख पाएंगे। तो अभी अनुगमन जो है, चिंतन, वो स्थूल से महाकारण की तरफ है। जब जीना होगा तो फिर महाकारण से स्थूल की तरफ होगा, जिसको अनुभवगामी या परावर्तन बोलते हैं। एक्चुअली ये जो मूल तत्व है ना, ये जितने भी आयाम में हम कार्य व्यवहार करते हैं, चिंतन करते हैं, जैसे 3 अभ्यास होते हैं, विचाराभ्यास, व्यवहाराभ्यास और कर्माभ्यास। तो विचार का अभ्यास मतलब जो हमारे विचार से लेकर के और चिंतन तक जाता है। व्यवहाराभ्यास मतलब मानव के साथ जो करता है। कर्माभ्यास मानी मानव और साथ जो करता है। इसमें जितने भी आयाम हैं और मानव से जुड़े हुए, वो पूरे को इसमें मूल तत्व में उसको सच्चाई के रूप में किन किन बिंदुओं में रख सकते हैं, वो लिखा गया है। जी भैया, और एक 14 पॉइंट का 14 पॉइंट में जो था, ये भ्रमित, लास्ट के 2 पॉइंट्स जो थे। हाँ, ये सत्यता जो है ना, तो सत्यता क्या है, सत्ता में संपृक्त, जैसे पूरा पढ़ेंगे तभी स्पष्ट होता है। सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही सृष्टि है, इसको हम 4 अवस्थाओं के रूप में बोलते हैं। प्रकृति ही नियति है, यानी नियम पूर्वक है। नियति ही व्यवस्था है, ठीक है। व्यवस्था ही विकास और जागृति है, मतलब विकास और जागृति को ही व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं। विकास एवं जागृति ही सृष्टि है। नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म, धर्म ही सत्य। तो जो प्रकृति में नियम है वही मानव के लिए न्याय है। न्याय पूर्वक जीते हैं तो व्यवस्था पूर्वक हो पाते हैं। व्यवस्था पूर्वक होने से सत्य का जो सत्य ही ऐश्वर्य है, सह अस्तित्व है, और ऐश्वर्यानुभूति ही आनंद है। आनंद ही जीवन है, जिसको हम निरंतर सुख बोलते हैं, और जीवन में नियम है। भ्रमित मानव ही कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट आपने कहा। तो जो भ्रमित मानव है वो कर्म करते समय स्वतंत्र है, क्योंकि शरीर ऐसा मिला है कर्म स्वतंत्रता वाला। मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर अस्तित्व में जो कि कर्म वाला शरीर है। बाकी के जीव जंतुओं को देखेंगे तो उनके शरीर की डिजाइन ऐसी है कि जो चाहे वो नहीं कर सकते, वो मानव ही कर सकता है, यानी मनाकार को आकार दे सकता है। तो कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल क्या चाहता है, निरंतर सुखी होना। हो पाता है, नहीं हो पाता, तो फल भोगने में परतंत्र है। कभी हुआ तो थोड़ी देर रहा, फिर दुखी हो जाता है।
तो कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी दुखी बना ही रहता है, कभी सुखी हो के दुखी होता है, कभी दुखी हो के सुखी होता है। इसीलिए मान लिया कि सुख दुख सिक्के के दो पहलू हैं। और फिर क्या बोल दिए कि हमें लगता है दुखी हो के ही सुखी हुआ जा सकता और कोई रास्ता नहीं है। अंत में यही मान लेते हैं। अभी आदमी करता क्या है, दुखी के सुखी होना चाह रहा है, तो बोलते भी है जी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मतलब सुख पाने के लिए खूब दुखी होना पड़ता है, ऐसा मान लिया। तो ये कर्म करने में तो स्वतंत्र है, क्योंकि कल्पनाशीलता की स्वतंत्रता है इसके पास, और कर्म स्वतंत्रता है ही है। इसके कारण ये कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में परतंत्र हो रहा है। जब जागृत मानव होगा तो अब कर्म कैसा करेगा वो, तो जो ऊपर आया था ना व्यवस्था के अनुरूप, तो इसके ऊपर वाली लाइन आई थी कि नियति ही व्यवस्था, हाँ, सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही सृष्टि है, प्रकृति ही नियति है, नियति ही व्यवस्था है, व्यवस्था ही विकास एवं जागृति है। तो अब उसका सारा कर्म किस में होगा, व्यवस्था के अर्थ में होगा, यानी जो अविकसित प्रकृति है उसका सदुपयोग करेगा, संबंधों में तृप्ति न्यायपूर्वक जिएगा। ऐसा करते हुए उसके अंदर फल की निश्चितता है, क्या फल आने वाला है। कर्म करने में भी स्वतंत्र होगा और फल भोगने में भी स्वतंत्र होगा। ऐसा ही हम सभी चाहते भी हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका फल वैसा ही आए। इसका मतलब यह है कि हम जागृति चाहते ही चाहते हैं। तो जो बाबा जी ने लिखा था अध्ययन बिंदु में हमने पढ़ा था कि जागृति निश्चित है, क्योंकि हमारी चाह ही वही है जन्मजात, कि हम कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में भी स्वतंत्रता चाहते हैं। और बोलते भी हैं चलो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ लिबर्टी नहीं है। तो जो लिबर्टी अभी कह रहे हैं वो मनमानेपन को कह रहे हैं, लेकिन एक प्यास के रूप में तो है ना, कि थोड़ा मतलब हम जैसा चाह रहे हैं वैसा ही हो, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा ही। ये क्या चीज को बता रहा है, ये इसी चीज को बता रहा है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसे उचित वैसा ही फल की निश्चितता भी चाहते हैं। अब हमको लग गया कि बहुत सारी सुविधाएं इकट्ठा कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य तो सुखी होना था। हमको लगा बहुत सारी सुविधाएं इकट्ठा करेंगे सुखी हो जाएंगे, तो हमने कर्म तो किया सुविधाएं इकट्ठा करने का, लेकिन फल बाद में पता चला आता ही नहीं वाला जो हम सोचे थे। इसका मतलब हम भ्रमित हैं। जागृत मानव में ऐसा नहीं होता। बस शरण भैया, जागृत मानव जो है क्या वो सुख दुख से परे है? उनके लिए सुख दुख का ऑप्शन ही नहीं है। दुख से परे है, सुख तो है ही है, निरंतर सुख में है ही वो। अभी दुख क्या चीज है जी भैया? मैं जो ये वाला पॉइंट था ना, भ्रमित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र है, इसको एक थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी भैया मेरा ध्यान गया, मुझे लगा वो भी शेयर कर दूं जिस तरह से मेरा ध्यान गया कि कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र। तो एक्चुअल में फल क्या भोगना है, हम फल के रूप में क्या चाहते हैं? तो फल के रूप में हम सुखी ही होना चाहते हैं। ऐसा तो हम देख ही सकते हैं, हम कुछ भी काम करते हैं सुबह से शाम तक, फल के रूप में हम सुखी ही होना चाहते हैं। अभी हम लोग सुख मेरे अंदर की स्थिति है, इस चीज को जब तक आदमी समझता नहीं है तब तक सुख को बाहर ढूंढता। तो जब बाहर ढूंढता है तो जो बाहर से होगा वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। मेरे आसपास के लोग कैसा बिहेव करेंगे, समाज कैसा बिहेव करेगा, है ना, ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सारा का सारा मानव के हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में अपनी समझ है। तो सुख मेरे अंदर की स्थिति है। मैं जब उसको पहचान पाता हूं तो सही करता हूं और सही करके सुखी होता हूं। फिर ये वाला कनेक्शन जो है मेरे को लगता है कि वो देख पाता हूं। नहीं तो क्या होता है, कुछ करता हूं और उसके रिस्पॉन्स में कुछ आना चाहिए था, वो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो मेरी सुख की डिपेंडेंसी बाहर हो जाती है। वो बाहर वाली चीज जो है वो फिर परतंत्रता हो, है ना। तो सुख मेरे अंदर की स्थिति है, मैं ठीक करता हूँ और ठीक करके सुखी होता हूँ। ये वाला जो है ये मुझे लगता है कि मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ तो अपने में थोड़ी सी स्पष्टता इस तरह से पाता हूँ। बढ़िया, बहुत अच्छा भैया। तो दुख एक्चुअली क्या चीज है? दुख तो वही है ना कि मतलब कोई हमारे अंदर द्वंद्व हो गया, हमारे अंदर कोई पीड़ा हो गई। पीड़ा का मतलब मेरे अंदर ही कोई विषमता पैदा हो गई, इसी को दुख बोल रहे हैं।
जैसा चाहता था वैसा नहीं हुआ, इसी को दुख बोल रहे हैं। जैसी अपेक्षा थी वैसा नहीं हुआ, इसी को दुख बोलते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जागृत मानव जैसी अपेक्षा है वैसा ही होता है, क्योंकि उसकी सारी की सारी जिंदगी ऐसी ही सेट है, तो फिर दुख का सवाल ही नहीं होता, तो वो फिर निरंतर सुख की स्थिति होती है। जी भैया, और रजत भैया जो पूछे थे उसको मैं ऐड कर दिया। जी जी, सोच रहा था उसी के ऊपर कि अगर मतलब ऐसी कोई स्थिति हो सकती है जहां पर कि ना हमें सुख का अनुभूति है ना हम दुख की अनुभूति है, एक संतुष्ट लेट से एक संतुष्टि है, ना तो मेरे को सुखी मतलब सुख इन सेंस की मतलब क्या, और हमारे लिटरेचर में इस मतलब खासकर गीता की अगर बात करें तो उस स्थिति के बारे में उन्होंने लिखा है कि आप ऐसे इंसान बन जाओ जहां पे कि ना तो आपको दुख परेशान कर पाए और ना ही आपको आप सुख के आवेश में आ पाओ। तो क्या उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात भैया कर ये सकते? ना देखिए, लिखा किताबों में बहुत कुछ है, इसको हम प्रैक्टिकली फील कर पाए अपने में। जैसे कि अगर मैं सवाल पूछूं अपने आप से, आप सबसे भी, मेरे घर में सब प्यार से रहते हैं, मेरे को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर में शाम लड़ाई होती रहती है, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम ऐसी स्थिति को पाना चाहते हैं कि भैया लड़ाई भी हो यार, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सुख दुख से परे हो गया, है ना, समाज में जो कुछ भी हो रहा होता रहे भैया, मैं तो सुख दुख से परे हो गया। ठीक है, तो वो जो भी किसी ने, कहने वालों ने, महापुरुषों ने और ये अच्छी अच्छी किताबों ने कुछ लिखा, वो उन्होंने लिखा, वो एक बात है। मैं उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहा हूँ और जैसा इंटरप्रेट कर रहा हूँ क्या वो मुझे स्वीकार है कि नहीं है, ये सेल्फ वेरिफिकेशन की भैया बहुत जरूरत है। हाँ, और सुख को अगर आवेश के रूप में देखेंगे, जैसे आप ही ने रजत भाई, कि सुख का आवेश न, तो सुख यहाँ आवेश को कहा ही नहीं जा रहा। आवेश जब शांत हो रहा है तब तो मतलब सुख एक स्थिरता को कहा जा रहा है, एक निश्चितता को कहा जा रहा है। तो वो स्थिरता, वो निश्चितता तुम्हारे में बनी रहे, ऐसा हम चाहते ही हैं। तो आवेश को नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर, ये अंतर है। वहां हर्ष और विषाद इसीलिए कहा गया है। हर्ष जो है वो एक आवेश को कहा जा रहा है, एक जो है एक मतलब एक्साइटमेंट को कहा जा रहा है। तो उसमें भी आप टिक नहीं सकते ना। जैसे विपश्यना जिसने किया होगा तो उसमें समता का अभ्यास कराते हैं। क्या चीज का समता का? न राग हो न द्वेष हो, क्योंकि राग भी हो गया तो वो टिक नहीं पाएगा, द्वेष भी करेंगे तो टिक नहीं पाएगा। तो हम जो अनित्य चीज है उसमें टिकने जा रहे हैं, तो हम नित्य में टिके, जो जैसा है उसमें ही टिक जाए, उसमें समता स्थापित करें। तो हर्ष और विषाद वहां कहा गया है। जी भैया, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़े। ये पूर्णता जो है, पूर्णता भी मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है, ये भी बातें बार बार आएंगी। 3 तरह की पूर्णता का जिक्र है मध्यस्थ दर्शन में। इसमें क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता लिखा है। इससे पहले एक आता है गठन पूर्णता, है। तो गठन पूर्णता क्या था? गठनशील परमाणु ही गठन पूर्ण हुआ है। तो जीवन जो है वो गठन पूर्ण परमाणु के रूप में पहचाना गया, उसको गठन पूर्णता बोला। तो गठन पूर्णता में हमारा कोई योगदान नहीं है। गठन पूर्णता अस्तित्व सहज व्यवस्था में ऑलरेडी हो चुकी है। अब मानव का काम क्या है? क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो क्रिया पूर्णता स्वयं जागृत हो पाना, मैं अभी 4.5 क्रिया के साथ में हूं, 10 क्रिया संपन्न हो जाऊं, उसको बोला क्रिया पूर्णता। और आचरण पूर्णता दूसरों को भी जागृत बना पाओ। तो जागृत व्यक्ति जब दूसरों को भी जागृत बना पाता है तो जागृति की परंपरा बनती है। उस जागृति की परंपरा को आचरण पूर्णता बोला। और व्यक्ति का जागृत होना अपनी मेहनत से, गाइडेंस से, तो व्यक्ति में क्रिया पूर्णता और फिर व्यक्ति से व्यक्ति में आगे जाते हुए परंपरा में आचरण पूर्णता। ये शब्द भी बार बार आएंगे, हमारा ध्यान बना रहे। भैया जो ये पॉइंट नंबर 19 में है कुशलता, निपुणता, पांडित्य, तो ये तो इंडिविजुअल की क्वालिटीज होती है ना, तो ये राष्ट्र में क्यों लिखा है? लोग ही होंगे ना, मानव की ही बात की जा रही है। तो जो कल हम लोग अध्ययन बिंदु में शिक्षा नीति में पढ़ रहे थे कि राष्ट्र के सभी मतलब जो व्यक्ति हैं उनमें अगर वो उत्पादन
अधिक मतलब उत्पादन अनिवार्य होगा, उत्पादन तो सीखना ही होगा। तो यानी राष्ट्र के लोग अगर कुशल होंगे, राष्ट्र के लोग निपुण होंगे और राष्ट्र के लोगों में प्रबुद्धता होगी, पांडित्य होगा, तो राष्ट्र पूर्ण होगा। राष्ट्र मतलब किसी खंभे का और किसी पेड़ का, किसी कमरे का नाम तो है नहीं, तो मानवों से ही राष्ट्र है। तो राष्ट्र में पूर्णता, लोगों में कुशलता निपुणता पांडित्य पूर्वक ही है। ये इसको जरा एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे, कुशलता निपुणता पांडित्य ये ब्रीफली। आगे जी, आगे ये बहुत आएगा। ठीक, जी जी तो भैया बिल्कुल बिल्कुल ब्रीफली जो है वो रख हाँ। सकते हैं दीदी, बाकी जब आएगा तो वहां पर डिटेल में बात हो जाएगी। कुशलता जो है ना, ये व्यवसाय के डोमेन में आएगा, है ना। मतलब शेष प्रकृति के साथ में मानव जो कर रहा है, जो व्यवसाय है, जो कार्य के रूप में जिसको हम कह रहे हैं, उसको कुशलता। जैसे कि मुझे लैपटॉप रिपेयर करना आ गया, है ना, मुझे गाड़ी चलानी आ गई, मुझे सॉफ्टवेयर लिखना आ गया, इस तरह की चीजें जो कि शेष प्रकृति के साथ में हो रही। अभी शेष प्रकृति के साथ में करते हुए मैं व्यवहार कुशल भी हो गया, मैं मानव के साथ में भी इंटरेक्ट अच्छे से कर, है ना। और उसको ध्यान में रखते हुए फिर जो शेष प्रकृति के साथ में जो व्यवसाय कर रहा हूं, तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है, उसको भी साथ साथ लेते हुए चलता हूं, उसको निपुणता कह रहे हैं, है ना। इसको बिल्कुल मोटे तौर पे देखें तो अगर एक 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 व्यक्ति को देखें जो कुर्सी बनाने में स्पेशलाइजेशन है, तो उसको हमने कुर्सी बनानी सिखा दी, उसने कुर्सी बनाना सीख ली और वो बड़ी अच्छी कुर्सी बनाता है और सालों साल से वो अच्छी बना रहा है। इसको हम कहेंगे कुशलता, इसको निपुणता कहेंगे। भैया ये उल्टा लिखा हुआ है, पहले निपुणता आता है फिर कुशलता आता है ना भैया। म्यूट है शरण भैया, शरण भैया अनम्यूट हाँ की। जी, जी पहले भैया, निपुणता कुशलता। हाँ, पहले निपुणता फिर कुशलता फिर पांडित्य, ये सीक्वेंस जी इसका ऐसा बनेगा। तो जी कुर्सी बनाने वाला कुर्सी बनाए जा रहा है सालों साल से और बड़ी अच्छी कुर्सी बनाता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये बड़ा निपुण कारीगर है, ठीक है। अब कुशलता क्या आ गई कि वो कुर्सी बनाता है, लोग कुर्सी यूज करते हैं, लोगों का फीडबैक आता है कि भैया इस कुर्सी में इस तरह का इंप्रूवमेंट कर दो तो ये और आरामदायक हो जाएगी, ये और ज्यादा समय तक चलेगी। और ये भी देख पाता है, ये कुर्सी को भी देख पाता है, ये मानव को भी देख पाता है ना। तो उस फीडबैक के हिसाब से या तो व्यक्ति को समझा देता है कि नहीं भैया तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, ठीक है, या उस फीडबैक को समझ लेता है कि हाँ वाकई इस फीडबैक के हिसाब से करेंगे तो कुर्सी और बेहतर बन जाएगी, और फिर ये कुर्सी के डिजाइन को इम्प्रूव कर देता है कि जो है फिर क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, लॉन्गेविटी इंप्रूव हो जाती है। तो कुर्सी बदलने खुश हुआ, ये इसमें जो है वो व्यवहार कुशलता भी आ गई, दोनों चीज आ गई, है ना। शेष प्रकृति भी आ गई और मानव भी आ गई। पांडित्य जो है ये इसको कहेंगे हम, ये अनुभव संपन्नता के जिस पूरी, तो फिर आदमी अपनी निपुणता और कुशलता को भी देख पाता है कि कहाँ पर लगाना है ना। मुझे मुझे किस तरह के प्रोफेशन में जाना है, किस तरह के प्रोफेशन में नहीं जाना है। जैसे कई बार मैं सोचता हूँ, तो जैसे कई चीजें ऐसी हैं जो संवैधानिक रूप में कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेबल है। सिगरेट की फैक्ट्री चलती है, तो सिगरेट की फैक्ट्री चलाना, शराब की फैक्ट्री चलाना, ये लीगल है या इलीगल है? तो एकदम से लगता है कि है तो लीगल ही, है ना। तो संवैधानिक रूप से ये एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर भी कुछ निपुण लोग काम करते होंगे, यहाँ पे भी कुछ कुशल लोग काम करते होंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन एक समझदार व्यक्ति जो है वो फिर डिसाइड करेगा कि सामाजिक स्तर पर या समाज में व्यवस्था बनाए रखते हुए ये शराब की फैक्ट्री में समझदार लोग जाके शराब बनाए या सिगरेट बनाए, इस चीज की जरूरत भी है कि नहीं जरूरत। देख पा रहे हैं दीदी, शिल्पा दीदी? हाँ जी भैया, हाँ है ना। बढ़िया। तो ये तीनों जो है ना, इसका मतलब ये एक उसमें चलेगा, मतलब प्रोग्रेसिवली चलेगा। सबसे पहले सिर्फ शेष प्रकृति, फिर मानव को लग कैसा रहा है, और फिर उसके बाद में ठीक क्या है और गलत क्या है। ये तीन लेवल पे निपुणता और पांडित्य को रखना। इसको लिए जो कुशल कुशल हम शब्द की ऐसे जो भी मैं पंकज बोल रहा हूँ।
इसको हम भैया ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर हम आजकल की जो बात में परिवेश में बात करें, तो जैसे हार्ड स्किल्स की बात करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स, और फिर उसके बाद जब आप R&D स्टेज पे पहुंच जाते हैं, कुछ इस तरह से। लेकिन R&D में भी पहुंच के भैया, R&D में शराब में भी R&D होती होगी। नहीं, जहां पर मेरे कहने का मतलब है, एक तो जो आपने एग्जांपल लिया है, जैसे कारपेंटर है, एक स्तर तो वो होता है जहां सिर्फ मुझे बनाना आ गया, दूसरा स्तर है जहां पर मुझे व्यवहारिक ज्ञान भी है, मैं उसको आगे बेच भी सकता हूँ, उसके साथ और भी काम कर सकता हूँ। वहां पर मेरे अंदर भी ये भी समझ है जहां से मैं उसमें इनोवेशन भी कर सकता हूँ, नयापन भी ला सकता हूँ, नई चीजें कर सकता हूँ। लेकिन व्यवस्था और जागृति के अर्थ, ओके, है ना। नयापन देखो भैया, जैसे मूवीज भी बनती थी पहले, कुछ किसी तरह की मूवीज 30-40 साल पहले बनती थी, अभी अभी आजकल भी किसी तरह की मूवीज बहुत नयापन आना शुरू हो गया, है ना। लेकिन वो नई आ रही है, या व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट्स में भी बड़ी कुछ नयापन आ गया, तो वो मतलब मैं नया, अच्छे और बुरे दोनों की समझ रखता हूँ उसमें, उसके हिसाब से मैं डिसीजन भी ले सकता हूँ। एग्जैक्टली। राइट, थैंक यू। एक्चुअली कुशल शब्द की उत्पत्ति, कुछ भाषा हमने पढ़ा है ना, तो वहां से थोड़ा लोभ हो जाता है बोलने का। कुशल शब्द की उत्पत्ति जो है, तो वो आप देखेंगे तो ये हिंदी शब्द का, हिंदी और ये संस्कृत शब्द है, हिंदी से आया है। तो जो अपने यहाँ कर्म कांड होते थे, उसमें कुश की बड़ी महिमा बताई गई है। कुश एक घास होती है, और सभी पूजा पाठ हो, चाहे मृत्यु हो, कोई भी संस्कार हो, उसमें कुश की बड़ी महिमा बताई गई, उसकी जरूरत भी पड़ती है। को काट के लाना बड़ा था। अगर उसमें आपको आता नहीं है, जैसे सबको नहीं भेजा जाता था, जिसको कुछ काटना आता था उसी को भेजा जाता था, क्योंकि वो फट जाता था हाथ वगैरह, अगर आपने असावधानी बरती तो। उसको तलवार भी बोलते थे कि तलवार जैसा होता। तो जो लोग बड़े ही अच्छे ढंग से कुश को ला देते थे, उनको कुशल बोलते थे। वहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी, उसी का बाबा जी ने उसी शब्द को यहाँ से लिया है। तो हम जब उसको हर दिशा कोण से, मतलब निपुण तो हो गए, लेकिन हर दिशा कोण से जब हम उसको कर ले रहे हैं और उसमें जो कुछ भी कर रहे हैं, तब उसको कुशल बोल रहे हैं जी। बस ये शब्द को का ठीक है। शिक्षा में पूर्णता जो है, चूंकि हम लोग शिक्षा में ही सभी शुरुआत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो दो ही चीजों को कहा गया, चेतना मूल्य शिक्षा और कारीगरी शिक्षा। शिक्षा नीति में भी आया था। चेतना विकास मूल्य शिक्षा का मतलब ये हुआ, इसमें दो शब्द हैं, चेतना विकास और मूल्य शिक्षा। तो चेतना विकास हम जो जीव चेतना है उससे मानव चेतना में आ जाए, इसके लिए शिक्षा है, और बिना वो मूल्यों के नहीं सही चेतना विकास होता है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग कार्यक्रम है उसमें ये पहला वाला गायब हो गया, दूसरा वाला ही ज्यादा आ गया। मतलब अगर कोई सॉफ्ट स्किल में भी जा रहा है, लिटरेचर में भी जा रहा है, तो बाद में वो तकनीकी कारीगरी से ही, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने पीएचडी किया, ये किया, वो किया, देखो मुझे कोई इसमें इनकम नहीं होता, और उस आदमी ने तो खाली कारीगरी सीख ली और इतना पैसा कमा रहा है। अब उसकी तुलना में ही आते हैं, मतलब करना वही चाहते हैं, ऐसा ही चाहते हैं। तो इसलिए ये शिक्षा में पूर्णता ये दोनों ही तरह से होगा, चेतना विकास मूल्य शिक्षा के द्वारा और तकनीकी शिक्षा जी, तब शिक्षा पूर्ण कहलाएगी। जी, हमें लगता है आगे बढ़े देंगे। मैं पढ़ लेती हूँ भैया। ठीक है। लेखकीय, मानव में साम्यतः पाए जाने वाले रूप, बल एवं बुद्धि के योगफल से निर्मित पद एवं धन, तथा इन सबके योगफल से उत्पन्न शिष्टताओं एवं भौगोलिक संरचनाओं व तद अनुसार आवश्यकताओं के आधार पर परस्पर सामरस्यता की कामना पाई जाती है। शिष्टता की वैविध्यता, संपत्ति एवं स्वत्व की विस्तार प्रवृत्ति के अनुसार मानव में सीमाएं दृष्टव्य है। मानव में प्रत्येक सीमित संगठन
प्रधानतः भय मुक्ति होने के उद्देश्य से हुआ है। सर्वप्रथम मानव ने जीव भय एवं प्राकृतिक भय से मुक्त होने के लिए साधारण यानी कि आहार, आवास, अलंकार एवं हिंसक साधनों का आविष्कार किया है। इन हिंसक साधनों से मानव की परस्परता में अर्थात परस्पर दो मानव परिवार, वर्ग एवं समुदायों के संघर्ष में प्रयुक्त होना ही युद्ध है। इसके मूल में प्रधानतः संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं है। साथ ही उसके अनुसरण में स्वत्व एवं संपत्ति के विस्तारीकरण की प्रवृत्ति भी है। यही केंद्र बिंदु है। साथ संघर्ष करने के लिए प्रत्येक संगठित इकाई अर्थात परिवार एवं वर्ग अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को आधार पर स्वत्व और संपत्तिकरण के विस्तारीकरण को न्याय सम्मत स्वीकार लेता है, फलतः उसी का प्रतिपादन करता है और आचरण एवं व्यवहार में प्रकट करता है। यही स्थिति प्रत्येक सीमा के साथ है। इस ऐतिहासिक तथ्य से ज्ञात सामुदायिक इकाई के मूल में सार्वभौमिकता को पाने का शुभ संकल्प है। उसे चरितार्थ अथवा सफल बनाने का उपाय सुलभ हुआ है, जो मध्यस्थ दर्शन के रूप में मुखरित हुआ है। यह मानवीयतापूर्ण सभ्यता, संस्कृति, विधि एवं व्यवस्था के लिए प्रमाणों के आधार पर वर्तमान बिंदु में दिशा को स्पष्ट करता है। वर्ग विहीन समाज को पाने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाने वाली न्याय पिपासा, समाधान एवं समृद्धि वांछा एवं सह अस्तित्व में पूर्ण सम्मति को सफल बनाने की आप्त कामना के आधार पर मध्यस्थ दर्शन को प्रकट करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। सह अस्तित्व सूत्र व्याख्या ही स्वयं में सामरस्यता है। सामरस्यता की स्थिति रूप, गुण, स्वभाव एवं धर्म की साम्यता पर आधारित है, जो दृष्टव्य अर्थात समझ में आता है। जैसे पदार्थ अवस्था की प्रकृति में रूप सामरस्यता, वनस्पति अवस्था की प्रकृति में परस्पर जीने की आशा व स्वभाव सामरस्यता का प्रकटन स्पष्ट है। धर्म सामरस्यता ही मानव में अखंडता है। इसके अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में पाए जाने वाले धर्म, स्वभाव, गुण एवं रूप की सीमा में सामरस्यता की पूर्णता को पाना संभव नहीं है। यदि संभव होता तो मानव के पीछे की अवस्थाओं में सह अस्तित्व की तृप्ति को जानना मानना था, किंतु इनका न होना देखा जा रहा है। फलतः अग्रिम विकास में संक्रमण एवं अरूढ़ता दृष्टव्य है। मानव में ही धर्म सामर्थ्य को पाने की संभावना स्पष्ट हुई है। इसको पा लेना ही मानव का परम उद्देश्य है। उसे सर्व सुलभ कर देना ही मध्यस्थ दर्शन का अभीष्ट है। धर्म सामरस्यता का तात्पर्य सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होने से है। मानव जीवन सफल हो, अन्य में संतुलन हो। बढ़िया दीदी, थैंक यू। ठीक है, कुछ बताइए, कुछ खास किसी का ध्यान गया हो, नहीं तो एक बार पढ़ लिया इतना पर्याप्त है। ये सेकंड पैराग्राफ का ये जो लास्ट है ना, जहाँ पर समुदाय का दूसरा समुदाय के साथ रिलेशन और उसके नीचे यही वाला है ना, और इसका नीचे थर्ड पैराग्राफ, ये वाला तो हो गया थर्ड पैराग्राफ। इसका कनेक्शन सेकंड लास्ट से है, तो अगर उससे शुरू कर सकते हैं सेकंड हाफ से तो अच्छा रहेगा। मानव मानव के साथ संघर्ष करने में इन हिंसक साधनों से, ये समुदायों से या कुछ अच्छा। शायद
अच्छा, इधर से बता देंगे तो सही रहेगा। एक्चुअली सर उसके ऊपर देखेंगे ना कि जो शिष्टता की विविधता, संपत्ति, स्वत्व की विस्तार प्रवृत्ति, ठीक है, कि उत्कट सीमाएं दृष्टव्य है। तो मानव में प्रत्येक सीमित संगठन जो है वो भय मुक्ति के उद्देश्य से हुआ। जैसे आप देखिए जंगल युग में जो है वो जंगली जानवरों से भय था, तो जो जंगली जानवरों के भय से इकट्ठा हुए, उसमें भी अपना कबीले का सरदार बनाए, जिसने जो जंगली जानवरों को मार देता था उसको सरदार बना देते थे। बाद में कबीले आपस में लड़ने लगे, तो आदमी आदमी से डरने लगा, तो जो आदमियों को मार देता था और उनकी चीजें हड़प लेता था उसको राजा बोलने लगे। तो भय पूर्वक ही एक तरह से हुआ। तो आहार, आवास, अलंकार के ही लिए सारी जो हिंसक साधन के आविष्कार किए गए। मतलब आप देखिए ना, हम इतिहास भी पढ़ते हैं तो आविष्कार में हथियार के ही शुरू में पढ़ते हैं कि पत्थरों के हथियार बनाए, बाद में लोहे का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ, लोहे के हथियार बनाने लग गए। तो मतलब कुल मिलाकर के ये सब चीजें आदमी ने किया है। और दो समुदायों में जो युद्ध, जो संघर्ष होता रहा, उसी को युद्ध नाम दिया गया है। इसके मूल में क्या था? तो इसके मूल में जो है संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था की वैविध्यता है। मतलब अलग अलग माना गया, संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, ये भौगोलिक स्थिति के अनुसार और अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार ये अलग अलग माना गया, इसीलिए इसमें वैविध्यता पाई जाती है। इसीलिए मेरी संस्कृति अच्छी, आपकी खराब, आपकी अच्छी, मेरी खराब, इसी चक्कर में सारे युद्ध और सारे जो है वो संघर्ष हुए। ठीक है, और उसी में संपत्ति के विस्तारीकरण की प्रवृत्ति भी पाई गई, मतलब अपने साधनों को बढ़ाना, जमीन बढ़ाना, सामान बढ़ाना। ठीक है, इसके लिए आदमी ने संघर्ष किया। फिर उसी में भी आया कि आवश्यकताएं असीम है हमारी और साधन तो सीमित है, इसलिए जितना ज्यादा इकट्ठा कर लो उतना अच्छा रहेगा। तो ये सब होता रहा। और उसमें जो है अपनी संस्कृति, सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के आधार पर स्वत्व और संपत्तिकरण के विस्तारीकरण के, स्वत्व मतलब ये स्वत्व नहीं कह रहे हैं, अपने और अपनों का विस्तारीकरण। अपना विस्तारीकरण मतलब हमारे पास खूब सारा जमीन, मकान, ये सब हो जाए और अपनों के पास हो जाए, तो स्वत्व का और संपत्तियों का विस्तारीकरण। ठीक है, तो नहीं, अपना और अपनों का मतलब कि अपनी विचारधारा और साधन सुविधा भी हमारे पास खूब फैल जाए, इसके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इसको फिर न्याय सम्मत स्वीकार लिया गया कि नहीं, ये तो मानव के अंदर मूल चाहत है, ये तो ठीक ही है। अब उसी का प्रतिपादन भी किया गया, आगे चल के वही आचरण और व्यवहार में प्रकट होता है। अब ये जो पूरा ऐतिहासिक तथ्य है जिसको हम पढ़ते हैं, उससे यही पता चला ममता को पाने का शुभ संकल्प है। मतलब एक से ज्यादा को क्यों अपने विचार में अपने अनुकूल करना चाहते हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि मेरा जो विचार है वो अच्छा है और इसको ज्यादा लोग माने। तो मतलब ये टेंडेंसी तो दिखती है सार्वभौमता को पाने की। ये बात कह रहे हैं कि सार्वभौम भले ना हो, सभी लोग माने, ये तो अभी आ रही है, लेकिन कोई चीज ऐसी है जिसपे सभी आके टिक जाए, ये अभी गैप रह गया। ठीक है, कोई सत्य, कोई वस्तु ऐसी है, कोई सच्चाई ऐसी है जिसको सभी मान ले, स्वीकार ले, ये नहीं रह गया। लेकिन अपने अपने वाले को बढ़ाने मनवाने में तो लगे ही रहे। इसका मतलब सार्वभौम का शुभ संकल्प तो है। उसे चरितार्थ अथवा सफल बनाने का उपाय जो सुलभ हुआ है उसको मध्यस्थ दर्शन कह रहे हैं, वो मुखरित हुआ है। और यह मानवीयतापूर्ण, अब ये सभ्यता, कौन सी संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था की बात करता है? मानवीयतापूर्ण। अब मेरी आपकी अपनी वाली बात नहीं है यहाँ, मानवीयतापूर्ण सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था को प्रमाण के आधार पर वर्तमान बिंदु में दिशा स्पष्ट करता है। और इसके आगे वाला जो पैराग्राफ है वो काफी, मतलब मैं तो इसको पढ़ के रोमांचित होता हूँ कि वर्ग विहीन समाज को पाने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाने वाली न्याय पिपासा। देखिए, वर्ग विहीन समाज हो जाए इसकी तो सभी सरकारों को, सबको अपेक्षा ही है। तो प्रत्येक व्यक्ति में जो पाई जाने वाली न्याय पिपासा है, समाधान है, यानी चाहत है, एवं सह अस्तित्व में पूर्ण सम्मति को सफल बनाने मेरे में है ही, इसके आधार पर मध्यस्थ दर्शन को प्रकट करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने बहुत 20 साल तपस्या किया, परिवार छोड़ दिए, कर्नाटक से अमरकंटक आए, मैंने बड़ी साधना से पाया, ऐसा नहीं कह रहे। कह रहे ये सब जो ऐतिहासिक तथ्य है उससे सार्वभौमता को पाने का और वर्ग विहीन समाज को
पाने का जो प्रत्येक मानव में एक उत्कट जो न्याय पिपासा समाधान और इसकी वांछा है, इसको सफल बनाने की जो आप्त कामना के आधार पर मध्यस्थ दर्शन को प्रकट करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मतलब मैं अपने को धन्य मान रहा हूं कि अवसर मुझे प्राप्त हुआ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू। और ये लेखकीय है, इसका मतलब स्वयं बाबा जी का ही लिखा हुआ है, पूरा ही लिखा हुआ है, वो तो दर्शन ही। जी भैया लास्ट पैराग्राफ भी बता दीजिए। जी, इसका नहीं, लास्ट और नीचे आएगा। अच्छा, वहीं से शुरू से ही? हाँ, वही कंटिन्यूएशन में बता दीजिए। अच्छा, सह अस्तित्व सूत्र व्याख्या ही स्वयं में सामरस्यता है। तो जो सह अस्तित्व है एक सूत्र के रूप में, इसकी व्याख्या का मतलब इसका प्रमाण आ जाए, जीने में आ जाए, वही स्वयं में सामरस्यता है। तो सामरस्यता की स्थिति रूप गुण स्वभाव एवं धर्म की साम्यता समाधान पर आधारित है। अब इसमें जो सामरस्यता की बात किया जा रहा है वो अलग अलग अवस्थाओं में कैसा है, तो पदार्थ अवस्था की प्रकृति में रूप सामरस्यता है। रूप के आधार पे हम, जैसे लोहा है तो उसको हम पहचानते, अच्छा ये लोहा है, रूप के आधार पर एक जैसा, फिर गुण पे भी जाएंगे लेकिन रूप के आधार पर ही हम पहले पहचान लेते हैं। वनस्पतियों में जो है वो गुण सामरस्यता होती है, ठीक है, जैसे कोई खट्टी चीजें, मीठी चीजें और ये चीजें, मतलब ये सब चीजों के आधार पे, या जो उसके अंदर जो सारक मारक जो है, ठीक है, कोई स्वभाव बोलते हैं, है उसके आधार पर उनमें सामरस्यता पाई जाती है। जैसे आम है तो आम का सामरस्यता हो तो तभी हम सब आम भी बोलते हैं, चाहे वो दशहरी हो चाहे जो भी हो, उसकी आकार अलग अलग भी होता है लेकिन आम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि गुण एक जैसा है, ठीक है। अब जैसे अब अमरूद है तो अमरूद छोटा देसी भी आता है और बड़े बड़े आजकल कॉनिक भी आ रहे हैं, लेकिन अमरूद ही बोलते हैं गुण क्या सामरस्यता के आधार पे। जीवावस्था में क्या चीज है, तो परस्पर जीने की आशा व स्वभाव सामरस्यता के आधार पे जीवों में हम सामरस्यता को पाते हैं, देख पाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो मानव है उसमें सामरस्यता को कैसे देखा जाएगा, तो मानव को देखेंगे तो धर्म सामरस्यता के आधार पर ही इनमें सामरस्यता आएगी। रूप सामरस्यता, गुण सामरस्यता और ये जो स्वभाव की सामरस्यता है, इसके आधार पर मानव को हम नहीं एक जो समाज के रूप में पहचान पाएंगे। धर्मता ही एक जगह है, अगले पेज पे आएगा, धर्म सामरस्यता ही मानव में अखंडता है। ये सभी मानव में चूंकि पाई जाती है, ये अखंडता है। स्वभाव के आधार पहचानते हैं ना, क्रूर अक्रूर है, तो स्वभाव के आधार पे उनमें एक जैसा, जैसे अब कुत्ता अंतर है उनके स्वभाव के आधार पे, ठीक है, कौन किसके लिए क्रूर है, कौन किसके लिए अक्रूर है, मेरे लिए कौन क्रूर है, कौन अक्रूर है, ऐसे स्वभाव के आधार पर। आदमी में सामरस्यता को अगर देखेंगे, एक जैसेपन को जो बोलते हैं ना कि मतलब मानव में भेद न रहे, स्त्री पुरुष में भेद न रहे, कोई जाति, ये जो हम कहते हैं कामना के रूप में, ये सामरस्यता जो है वो धर्म ही उसका आधार है, अर्थात सुख ही आधार है। इसके अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में पाए जाने वाले धर्म स्वभाव गुण रूपी गुण सीमा में सामरस्यता की पूर्णता को पाना संभव नहीं है। यदि संभव होता तो मानव के पीछे की अवस्थाओं में सह-अस्तित्व को, तृप्ति को जानना मानना था, किंतु इनका न होना देखा जा रहा है। मानव के पहले की अवस्थाओं में अगर धर्म सामरस्यता हो गई होती तो शायद मानव को धरती पे होने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। ये उसके आगे की इकाई है, आगे का विकास, अग्रिम विकास है। इसलिए लिख रहे हैं, फलतः अग्रिम विकास में संक्रमण एवं पद में आरूढ़ता दृष्टव्य है। मानव में ही धर्म सामरस्यता को पाने की संभावना स्पष्ट हुई है। इसको पा लेना ही मानव का परम उद्देश्य है, उसे सर्व सुलभ कर देना ही मध्यस्थ दर्शन का अभीष्ट है। धर्म सामरस्यता का तात्पर्य सर्वतोमुखी समाधान संपन्न हो, ये सभी चाहते हैं सर्वतोमुखी। इसी आधार पे सामरस्यता आएगी और कोई आधार नहीं बनेगा। हमने बहुत सारा देख लिया आधार बना करके, ठीक है, अभी जितने आधार बनाए सुविधाओं के आधार पे, मानव में सामरस्यता, हमने जाति के आधार पे कुछ चीजों सुविधाएं दिया तो जाति के अंदर ही जिस
गया, जैसे जाति के आधार पे कुछ विशेष सुविधाएं दी गई। अब उसमें भी दो तरह की स्थिति, कुछ लोगों के पास नहीं आया, तो अब जिनके पास फिर अलग वर्ग हो गए, जिनके पास आ गया उसी जाति के अंदर ही वो अलग वर्ग हो गए, ऐसा भी देखने को मिला। तो एक्चुअली सुविधाओं के आधार पे सामरस्यता का कितना भी प्रयास किया जाएगा वो संभव नहीं है, क्योंकि मानव चैतन्य इकाई है, जीवन है, शरीर को चलाता है, जीवन में समाधान ही प्यास है, सर्वतोमुखी समाधान को पा लेना ही उसका परम उद्देश्य है, धर्म है। इसी आधार पर सामरस्यता होगी जब भी होगी। ये भैया जो जीवों में जीवन होता है, मतलब गठनपूर्ण परमाणु, तो वो अतृप्त ही रहता है, मतलब उसकी भी लगातार संक्रमण रहता है कि वो मानव शरीर को पाले, फिर जागृति को पाले, अतृप्ति की स्थिति में ही रहता है। बिल्कुल, तभी तो अग्रिम विकास हुआ है, नहीं तो उसी से उससे आगे विकास ही, मानव शरीर का विकास ही नहीं हुआ होता जी। अगर वहां तृप्ति की संभावना रहती तो फिर अगली डिजाइन की आवश्यकता नहीं थी। अगली डिजाइन तो रासायनिक उर्मी बस इसीलिए प्रकटन हुआ। जी भैया। जी भैया, थैंक यू। अच्छा, मेरे एक सवाल है यहाँ पे, जिस तरह शरीर भी टाइम के साथ, जैसे बाकी स्पीशीज भी टाइम के साथ इवॉल्व हुए हैं, थ्योरी इवोल्यूशन एक है, इसमें हम बोलते हैं कि पहले हम चिंपैंजी थे, फिर नेथेड्रल्स बने, फिर ह्यूमन बने, और बोलते हैं कि जिस टाइम इवॉल्व हो रहे हैं, आने वाले टाइम में हम ये ह्यूमन भी ऐसे नहीं रहने वाले हैं, ये भी चेंज होंगे जैसे जैसे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से। तो क्या ये जो सब कुछ हो रहा है वो उसी कारण की वजह से हो रहा है, मतलब जो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है नया? शरीर को कह रहे हैं ना आप, तो शरीर में तो परिवर्तन मतलब जैसे जैसे हुआ है, पहले पूछ थी, अब जरूरत नहीं थी, चली गई। तो ऐसे ही आप आदमी जब केवल घास पत्तियां आदमी जब केवल घास पत्तियां खाता था, तो इसके अंदर सेलुलोज, चूंकि जो घास पत्तियों के सेल होते हैं उनकी जो सेल की जो कवर होती है सेलुलोज से होती है, तो उसको पचाने के लिए एक अंग होता था, हो गया क्योंकि हम पकी हुई चीजें खाते हैं, तो सेलुलोज को इतना पचाने की जरूरत नहीं, जब आजकल अपेंडिक्स के रूप में खाते हैं। मतलब मैं ज्यादा नहीं जानता, ज्यादा अध्ययन किए हो, तो ये भैया वही है जैसे पहले एचडी चलती थी, अब हीरो होंडा आ गई, ठीक है। तो सुविधा के रूप में हम जैसे उसको जो है आवश्यकता और उसके अनुसार, तो शरीर के डिजाइन में अंतर आएगा, जीवन के डिजाइन में कोई अंतर नहीं आना है, क्योंकि वो पूर्ण डिजाइन है, गठन पूर्ण है वो। तो शरीर के डिजाइन में आ सकता है, आज भी है अंतर, शरीर के तो अंतर है ही है। वो एक तो जैसा है। दिखता है, किसी का गर्दन लंबा होता है, अब किसी का गर्दन ही नहीं होता है, किसी की नाक ऐसे निकली है, किसी के अंदर घुसी हुई है, ठीक है। किसी का पैर बड़ा हो जाता है, किसी का पैर ही छोटा रहता है और बीच का जो ट्रंक है वो बड़ा हो जाता है। तो ये सब तो अभी भी दिख ही रही है, भौगोलिक विविधताएं। तो उसमें क्या है कि ये जो विविधता कैसा भी हो, लेकिन रूप के रूप में देखेंगे तो जो मानव शरीर की डिजाइन है, अगर वो पूर्ण शरीर है तो उसमें 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, नाक है, ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों से संपन्न शरीर है। ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों से संपन्न और पूर्ण समृद्ध ब्रेन जिसका होगा, उसको जीवन चलाएगा, समाधान संपन्न हो जाएगा। उसमें जो डिजाइन में बदलाव होगा, अस्तित्व सहज हो जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है। शरण भैया, धर्म को मैं इससे जोड़, जो धर्म शब्द है वो सर्वतोमुखी समाधान से लिंक नहीं हो पा रहा है, उसको धर्म क्यों बोला जा रहा है? मानव सुख धर्मी है, पहले हुई है, क्योंकि मानव को सुख से अलग नहीं किया जा सकता, और सुख जो है वो समाधान बराबर सुख है। और समाधान कितना, तो सर्वतोमुखी समाधान, सर्वतोमुखी समाधान। अतः मानव जो है ये जो सर्वतोमुखी समाधान, नीचे तो लिख रहे हैं धर्म सामरस्यता का मतलब समाधान संपन्न होने से है, अंतिम लाइन में ये लिखा गया। तो आएगी तो ये धर्म माने जैसे अस्तित्व क्या है, सह अस्तित्व है, उसमें 4 अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं पूरक हैं, चौथे अवस्था भी पूरक नहीं हो पाई, चौथे अवस्था में मानव है। मानव क्या है, जीवन और शरीर है,
स्वयं में एक व्यवस्था है, संबंध में भी एक व्यवस्था है, वहां मूल्यों का निर्वाह होता है, तृप्ति होती है। प्रकृति के साथ जीता है तो वहां भी मूल्यों का निर्वाह होता है, तो हम भी तृप्त होते हैं, प्रकृति भी बनी रहती है। ये सब समाधान है। इसके आधार पर ही सामरस्यता आएगी। नहीं तो अभी जो आहार विहार के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर, भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पे जो विविधता है, वो विविधता हमेशा बनी रहेगी, उसमें सामरस्यता आ नहीं सकती। जब भी मानव में सामरस्यता आएगी तो धर्म सामरस्यता ही आएगी, अर्थात सर्वतोमुखी समाधान के आधार पर ही आएगी, और इस इच्छा विधि से होगा। धर्म बोले तो जो आपने पहले भी एक्सप्लेन किया था, धर्म इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि जिससे किसी को अलग ना किया जा सके, क्या धर्म का वो तात्पर्य है यहाँ पर, या धर्म का व्यवस्था से तात्पर्य है? हाँ, ये तो हाँ वही व्यवस्था, व्यवस्था से कोई अलग नहीं हो सकता ना। धर्म को लिखा भी गया है, धारेत इति धर्म, जो धार लिया है यानी छोड़ ही नहीं सकते उसको, यानी अलग ही नहीं कर सकते। तो मानव ने क्या धार लिया है जन्म से ही? सुख पूर्वक जीना। अब वो सुख कैसे होगा? तो समाधान पूर्वक होगा। तो सर्वतोमुखी समाधान ही हमारा धर्म है, उसको हम पाना चाहते हैं। व्यवस्था में ही सुख है, अव्यवस्था में सुख नहीं है भैया, करती है अव्यवस्था से ही दुखी है ना। तो धर्म, नव धर्म भी बोला यहीं पर, और वो भी लॉजिकली बिल्कुल ठीक लगता है कि जब हम धर्म को मानव धर्म के साथ में जोड़ पाते हैं, मानवीयता के साथ में जोड़ पाते हैं, तो वो व्यवस्था की तरफ लेकर जाता है। अगर उसको भूल जाते हैं तो अव्यवस्था की तरफ लेकर जाता है, वो अमानवीयता हो जाती है। मतलब ये धर्म जो बोल रहे हैं, ये ह्यूमैनिटी है, ये रिलीजन से इसका कोई रिमोट कनेक्शन भी नहीं है, राइट? भैया ये तो इतने दिन हो गए, अभी तक तो ये क्लियर हो जाना चाहिए था। हाँ, यही क्लियर है। बिल्कुल, ये जो हमारे ट्रेडिशनल परंपरा वाले धर्म है, ये वो वाला धर्म नहीं है, ये मानव धर्म। मानव धर्म क्या है? व्यवस्था है। नहीं, भैया जहाँ अन्य में संतुलन प्रमाणित हो, यहाँ पर मानव के अलावा जो बाकी है अवस्थाएं, उनकी बात हो रही है। मानव जीवन सफल होगा तो ही अन्य में संतुलन प्रमाणित होगा। अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके पीछे का जिम्मेदार क्लाइमेट नहीं है ना। पानी खराब हो रही है, उसके लिए पानी जिम्मेदार भी नहीं है, और पानी के खराब होने से पानी का कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। हवा अगर खराब हो रही है तो उसके पीछे हवा जिम्मेदार नहीं है, और हवा के बिगड़ने से, हवा के खराब होने से हवा का कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो मानव जीवन सफल होगा तो अन्य में संतुलन प्रमाणित होगा। अन्य मतलब शेष प्रकृति। जी। अच्छा, अगर मानव जीवन सफल नहीं होता, जिस तरह हम लोग चल रहे हैं, प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है, तो अगर आगे जाके मानव स्पीशीज खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाकी जीवन बाकी रूप में अगर रहते हैं तो भी जीवन रहे, वो जो जीवन कैसे आगे बढ़ना है वो रहेगा। अगर मानव मतलब ह्यूमंस नहीं रहे तो आपस में सबने एक दूसरे मतलब को जाएगा तो पहले जिस तरह से सब कुछ बदल रहा, तो उसमें जाएगा तो सबसे पहले मानव ही। ठीक है, हाँ, तो अधिकतम क्या होगा? देखिए, धरती का अधिकतम विकास यह है कि उस पर 4 अवस्थाएं हों, और फिर 4 अवस्थाएं प्रमाणित भी हों। तो इस धरती को देखेंगे तो 4 अवस्थाएं हैं, उसमें से 3 अवस्थाएं प्रमाणित हैं, एक का प्रमाणित होना शेष है। अधिकतम क्या होगा? वो प्रमाणित नहीं होगी तो धरती जो है वो या तो धरती ही खत्म हो जाएगी, या तो धरती पे मानव खत्म हो जाएगा। तो एक अवस्था नहीं रहेगी, तो फिर एक अवस्था का विकास होगा। क्योंकि मानव जब 1 महीना लॉकडाउन में मानव के चुप हो जाने से धरती अपने को रिवाइव करने लग गई तो अगर मानव खत्म ही हो जाएगा तो 10 दिन में हो सकता है रिवाइव हो जाए फिर से, फिर चौथी अवस्था के लिए उदय का स्थिति बन जाए। तो 4 अवस्था तो होंगी, क्योंकि जीवन है, जीवन तो अमर है, वो है, उसको प्रमाणित होना है, उसके लिए ऐसी ही शरीर चाहिए। तो फिर रासायनिक उर्मी बस फिर प्रकट हो जाएगा। वही तो है, मतलब एक घर अगर बन चुका है तो उस घर को हम बढ़िया से अब सजा करके और उसमें बढ़िया से रहे। नहीं जी क्या होगा? अरे बहुत क्या होगा, घर गिर जाएगा फिर बना लेंगे। तो ठीक है, गिराइए फिर बनाइए, ये भी एक तरीका। मतलब बिगड़ जाएगा तो बिगड़ जाएगा फिर बनेगा।
अभी जब सजा हुआ है तो उसमें मानव को समझदार बना दिया जाए तो हो सकता है चौथी अवस्था भी धरती पर प्रमाणित हो जाए, यानी मानव परंपरा भी हो जाए। जैसे बीज के आधार पर वृक्षों की परंपरा है, वंश के आधार पर जीव जंतुओं की परंपरा, परिणाम के आधार पर की परंपरा है, समझ के आधार पे मानव की परंपरा हो जाए। परंपरा, ये परंपरा चल रहा है तो हो जाएगी तो अच्छी बात है। ठीक है समझ, बिल्कुल सही। लाइक श्रवण भैया, जब मानव परंपरा हो जाएगी तो क्या वो उसका जो अंतिम गोल है वो उसका बने रहना है, या फिर उसमें भी आगे जाके एक साइक्लिक तौर पे डिस्ट्रक्शन होगा और चीजें दोबारा से सृजन होंगी? हाँ, मानव संतान तो आएगी ना, आएगी, वो जागृत होगी, क्योंकि जीवन तो है ही है। फिर जितने जीवन, अगर जीवन जागृत हो गए, होते गए, जितने जीवन है वो फिर और उपलब्ध हो जाएंगे और शरीर को चलाने के लिए फिर वो जागृत होंगे। मतलब एक तरह का पूरा ऑटो सिस्टम हो जाएगा। पॉइंट ये है जी, पॉइंट ये है कि मानव जैसे स्पीशी के तौर पे इस बात की पूरी संभावना है, जब भैया जी ने भी कहा, विशाल ने, कि इस बात की पूरी संभावना है कि भाई यहाँ से कोई और स्पीशी को जन्म मिलेगा। वो 1-2 साल की बात नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ इयर्स। तो मतलब आई थिंक उस तरफ हमने शायद हमने मतलब नहीं सोचा, या उसके बारे में बात, मतलब जो साइंटिफिक इवोल्यूशन थ्योरी है उसकी तरफ शायद हम नहीं ले गए अभी तक इस चर्चा को। हाँ, मध्यस्थ दर्शन जो है का अध्ययन करता है, क्योंकि अस्तित्व नित्य वर्तमान है। तो अभी अस्तित्व में 4 अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं प्रमाणित है, चौथे अवस्था को प्रमाणित होना शेष है। और उसके लिए शरीर जो है ये पर्याप्त है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर प्रमाणित हो गया है तो सभी मानव प्रमाणित हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है या प्रमाणित, देखिए जीवन प्रमाणित होगा, अगर इस शरीर से लगता कि नहीं होगा, क्योंकि प्रमाणित अगर एक व्यक्ति हुआ तो होगा ही, निश्चित है। अगर लगता कि नहीं होगा तो फिर या तो हम इंतजार करें अगली अवस्था का, या तो जो है उसमें अध्ययन के लिए लग जाए, क्योंकि इंतजार तो नहीं कर सकते ना कि अगली स्पेसी कब आएगी जी। पता नहीं आएगी नहीं आएगी, जरूरत है कि नहीं है। क्योंकि हम भी आए हैं तो कोई हम फावड़ा चला के और दौड़ करके थोड़ी आए हैं। तो साइंटिफिक इवोल्यूशन थ्योरी को ही हम बात कर रहे हैं ना, उसके अनुसार ही मानव प्रकट हो गया। अब मानव क्यों प्रकट हुआ है, ये नेचुरली प्रकट, नेचुरली जिस तरह से पेड़ पौधे जीव जंतु नेचुरली आए, उत्पन्न हुए, तो उनका नेचुरली होने का ये नेचुरली प्रकट भी हुआ, पर्पज भी डिफाइन है। तो मानव भी अगर नेचुरल है तो इस जानना है, उसके अनुसार अपने को सजा लेना सा काम है। जी भैया, ये इसमें एक और बात मेरे को ऐड करनी है। रजत भैया ने जो पूछा था, एवोल्यूशन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखना पड़ेगा। मतलब जो एवोल्यूशन हम जो पढ़ते थे, या वो जनरली ये था कि म्यूटेशन होता है और उससे विकास होता है, मतलब कुछ गलती होती है, उससे कुछ नया कुछ बन जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकटन है, मतलब कि आगे की अवस्था के लिए पहले जो अवस्था होती है वो समृद्ध होती है ना, तो तभी प्रकटन हुआ हमारा। गलती हो गया ऐसा नहीं है। प्रकटन का एग्जैक्ट थोड़ा सिंपल हिंदी में क्या मतलब होगा प्रकटन का? बन गई मतलब कि जो, हाँ, जो स्वयं स्फूर्त जो मतलब तैयार हो गया ना, जैसे कि जो हम पढ़ते हैं कि पानी के आने से, मतलब जब पूरा पृथ्वी समृद्ध हुई तो पानी के आने से जो एक खुशहाली हुई, जैसे इसको और खुशहाली भी कह सकते हैं, मतलब तो एक खुशहाली होती है एक तरह से, उसको प्रकटन कह रहे हैं। मतलब एक अवस्था के पूरे होने से दूसरी अवस्था के लिए जो भी जरूरी चीजें चाहिए वो पहले से ही प्रकट रहती है। जैसे कि आदमी आया तो पानी पहले से ही उपलब्ध था, या जो भी चीजें चाहिए आदमी को वो पहले से ही उपलब्ध थी। बिल्कुल, उदात्तीकरण भी बोलते तो हैं ये उसको, दिशा है, थोड़ा और भाषा कठिन हो जाएगी। सिंपल हिंदी में चाहिए भैया। जी।
थोड़ा सा हिंदी अगर थोड़ा कमजोर हो जाते हैं से बन जाना, जैसे पानी भी बन गया ना। हाँ बिल्कुल। पानी बनाने के लिए कोई अस्तित्व में कोई कुआं खोदना या कोई काम तो हुआ नहीं, पानी बन गया किसी विकिरणीय प्रभाव से। वही हाइड्रोजन जो जलने वाली चीज थी, वही ऑक्सीजन जो जलाने वाली चीज थी, वो किसी विकिरणीय प्रभाव से एक निश्चित अनुपात में जो है वो बुझाने वाली चीज बन गई। तो वो बन गई, तो ऐसे ही बन गई। फिर आगे चलेंगे तो फिर वो उसके कारण फिर सेल बन गया। जब पानी हुआ तो जैसा सुनील भाई बोले हैं कि फिर उत्सव ही उत्सव, अब सेल बन गया। फिर सेल बन गया तो फिर मोनोसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया। जीव जंतु शरीर, मानव शरीर, पेड़ पौधों के शरीर, ये सब बन गए। जी टाइम हो गया लगता है ना, 10 मिनट ज्यादा ही हो गए। ठीक है, तो जिस तरह से हम चल रहे हैं मुझे लग रहा है कि कल का दिन भी हमारा ये प्रीफेस वगैरह में ही जाएगा। कल अच्छा कल कल, नहीं, अगला हाँ कल सैटरडे। तो संडे, कल अगला दिन शनिवार जो है, अगला शनिवार ऐसे 1.5 पेज के अभी 2-3 कृतज्ञता तक जाएगा। कृतज्ञता तक जाएगा। तो एक दिन और लगेगा, फिर हम एक्चुअल में जो है ना वो चैप्टर 1 जहाँ पे अनुभूतियां और ये है, फिर उसको शुरू कर पाएंगे। तो बढ़िया है, कितना आज शुरुआत। और जितना अभी तक का हमारा सत्र चला है अप्रैल से लेकर आज तक, उसमें हम मानव व्यवहार दर्शन के बहुत सारे शब्दों से परिचित हो गए हैं। तो मतलब मेरा ये प्रस्ताव है कि पहला चैप्टर जो है उसको पढ़ भी लिया जाए बढ़िया से। एक वही होते हैं जो पढ़ के क्लास में आते हैं, केवल स्टूडेंट नहीं, टीचर भी। ठीक है, तो अगली बार ये जो हमारा ये संदेश और मूल बिंदु और कृतज्ञता, ये 3 चीजें अभी चैप्टर से पहले हैं, और फिर चैप्टर 1 अगर समय मिले बीच में पढ़ पाए तो शनिवार से फिर हम ज्यादा सार्थकता के साथ में बैठ पाएंगे। मिलते हैं फिर अगले शनिवार को। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते भैया, थैंक यू।